गौर करिए, मैट्रिक्स को जो हम लोग लिखते हैं ऐसे, देखो उसमें रो और कॉलम को, जैसे A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ठीक है ना, ये देखो लिखा है। तो इसमें देखो ये पहला जो होता है ये रो बताता कितने रो हैं, तो देखो 1 1 1 यानी एक रो को ये बता रहा है, फिर दूसरे रो को बता रहा है, फिर तीसरे रो को, यानी 3 रो हैं, 3 रो और कितने कॉलम 1 2 3। तो इसे लिखते जो हम लोग हैं क्या 3 क्रॉस 3, पहले रो फिर क्या लिखते हैं कॉलम, ठीक है ना। जैसे अगर यही लिखा होता हम लोग ऐसे लिखे होते, ध्यान दो A11, A12, A1N, A21, फिर यही 2N, ऐसे AM1, ऐसे AMN, ऐसे। तो इसमें कितने रो, यम रो, यन क्या हो गए कॉलम, तो इसको क्या लिखते हैं यम क्रॉस एन, ऐसे। मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन यही होता है। तो यही लिखा है, देखो पहले क्वेश्चन जैसे लिखा है, इफ A is a matrix having m rows and n columns, then the matrix A is called a matrix of order, कितने ऑर्डर का, m रो n कॉलम, कैसे m क्रॉस n, ठीक है ना। तो जहां भी m क्रॉस n हो लगा दीजिए फट्टा, ठीक है। m रो n कॉलम है तो वो मैट्रिक्स कितना होता है m क्रॉस n ऑर्डर का मैट्रिक्स होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाइए। अब इतना थोड़ा बहुत आप लोग जानते हैं, इसलिए हमने कहा कि आपको बताते हैं। ये देखिए क्या लिखा है, इफ A is a 3 क्रॉस 2 मैट्रिक्स, B is a 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स एंड C is a 2 क्रॉस 3 मैट्रिक्स, देन द एलिमेंट इन A, B एंड C। अब देखो 3 क्रॉस 2 है, 3 रो यानी 3 रो A1, A2, A3। अब कितने कॉलम है, 2, A11, A12, A22, 2 1, A22, 3 1, A32, इतने हो गए। ये 3 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स हो गया। तो इसमें कितने एलिमेंट होंगे, 3 और 2, तो 3 इंटू 2 बराबर कितना 6। तो देखो जितना भी ऑर्डर है इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें कितना हो गया 3 इंटू 2 6, इसमें देखो 3 इंटू 3 है तो 9, और इसमें सी में 2 इंटू 3 है तो कितने हो गए 6, 6 9 6 एलिमेंट हो जाएंगे, 6 9 6 एलिमेंट होंगे। तो ये लिख दीजिए 6 9 6, देखो सिंपल सी बात, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। क्या कह रहा है, इफ A is an m cross n matrix which entries aij, then the matrix A can be represented as। तो ऐसे ही तो लिखते हो, यही तो है aij, कितने m क्रॉस n, इसका ऑर्डर जो है m क्रॉस n का है, तो ऐसे तो लिखते हो। तो इसी को तो ही हम लोग एक्सपेंड करते हैं ऐसे, A11, A12, A13, फिर A1N, 1 को फिक्स रखते हैं रो को, फिर दूसरा A21, A22, A23, ऐसे A2N, ऐसे करते जाते हैं। तो फिर यम रो में M1, AM2, AM3, ऐसे AMN, ऐसे, ठीक है। तो इसी का आपका एंट्रीज यही होता है m क्रॉस n का। तो यही ये लिखा जाता है aij m क्रॉस n, aij m क्रॉस n, aij m क्रॉस n, ऐसे पूछा जाता है, ऐसे लिखा जाता है। चलिए आगे, इफ एनी पॉइंट x y in a plane is represented by a matrix column or row as x y or x y, then the matrix represented of the point 0 1। कैसे रिप्रेजेंट करेगा 0 1 को, ऐसे या तो 0 1 करेगा या कैसे करेगा, जैसे यहां दिया है 0 1 से रिप्रेजेंट करेगा ऐसे, ठीक है ना। 0 ये कामा नहीं लगाना चाहिए इसमें, मैट्रिक्स को ऐसे लिखते हो ना 0 और दूसरा 1 ऐसे, ठीक। तो ये देखो कहां आ गया, इसमें देखो कामा लगा है तो ये तो नहीं होगा, ठीक है। मैट्रिक्स को आपको रिप्रेजेंट करना है तो ऐसे करेंगे, ठीक। ये तो ब्रैकेट जैसे होता नहीं, क्लोज इंटरवल होता है, वैसे वैसे इसको रिप्रेजेंट कर दिया, वैसे नहीं होगा,
0,1। ठीक, चलिए, इफ ए 2x2 मैट्रिक्स AIG हुज एंट्रीज आर गिवन बाई क्या लिखे हैं, AIJ ऐसे लिखा है, ध्यान दो वहां ना दिखाई दे रहा हो, बराबर I/J 2x2 का मैट्रिक्स है। तो देखो हम लोग ऐसे तो लिखते हैं 2x2 का मैट्रिक्स, A11 A12 A21 और ये कितना A22। तो इस तरह से जब डिफाइंड देखो तो A11 यानी कि दोनों की इंट्रीज 1 हो गई, तो कितने आएगा वैल्यू बताओ, जल्दी से बताओ। I की वैल्यू 1, J की वैल्यू 1, तो कितना आएगा 1। यहाँ I की वैल्यू 1 और J की वैल्यू 2 यानी 1/2। यहाँ आ जाओ, I की वैल्यू 2 और J की वैल्यू 1 यानी 2। यहाँ आ जाओ 2/2 यानी कि 1। देखो यहाँ ऐसा मिले वही लगा दो, 1 1/2 2 और 1 1 1/2 2 और 1। देखो पहले कितने सिंपल क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में, जान लीजिए इतने सिंपल क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, कि बस आप अगर थोड़ा बहुत भी पढ़े हैं तो आप क्वेश्चंस को बहुत आसानी से कर सकते हैं, बहुत आसानी से। ठीक है, मैट्रिक्स इसलिए हमने लिखा है क्योंकि मैट्रिक्स पे बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन पूछा जाता है, ये जान लो, बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन मैट्रिक्स पे पूछा जाता है इसमें CUT में। ठीक है ना, इसलिए हमने कहा कुछ आपको दिखा देते हैं कि पैटर्न कि एग्जाम में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं कैसे आए हुए हैं। ठीक है, यही कोशिश किया है कि उसी तरह के क्वेश्चंस रखें जितने लेवल तक का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा है। ठीक है ना, ये लेवल हमको क्या TGT PGT GIC तक के हम लेवल को क्वेश्चन को कर सकते हैं, लेकिन उसका आपके लिए कोई मतलब नहीं होगा फिर। ठीक है ना, CUT वालों के लिए, बकिया तो सबके लिए हो ही जाएगा। ठीक है ना, लेवल आपको ध्यान रखना है कि कहां तक हम लोगों को पढ़ने की जरूरत है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखो, छठा क्वेश्चन देखो, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3 ईच इंट्रीज 0 and 1। तो ध्यान दो 3x3 मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट 9 और कितने इंट्रीज के द्वारा 0 and 1 से। जैसे आप करते हो 2 इंट्रीज को 9 लिखना है 9 तरीके से, तो कितने मैट्रिक्स ऐसे बना सकते हैं, तो कितने इंट्रीज के द्वारा 2 के द्वारा कितने 9, यही कर दीजिए जो भी होगा। 2 इंट्रीज से 9 एलिमेंट को बनाना है, कैसे बनेगा 2 to power 9, 2 2 2 2 ही के द्वारा भरना है, तो 2 to power 9 कितना होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूना 64, 64 दूना 128, 128 दूना 8 दूनी 16, 2 दूनी 4, 1 5, 2 1 कम 2 गुणे 2, 6 दूनी 12, ये होगा 512 होगा फिर 512। ठीक है, 2 to power 9 कितनी इंट्रीज हैं, 2 ही इंट्रीज के द्वारा भरना है पूरे मैट्रिक्स को। ऑर्डर कितना है 3x3, तो कह रहा है इस इंट्रीज से कितने ऐसे पॉसिबल मैट्रिक्सेस बनाए जा सकते हैं। तो जितना ऑर्डर है, जितने एलिमेंट से उसका पावर ऑर्डर कर दीजिए, तो 3x3। ठीक है, चलिए छठा सातवां गौर करो, ये कह रहा IJ है 3x4 मैट्रिक्स, बराबर क्या लिखा है ये, देन A23 प्लस A24 की वैल्यू कितनी होगी। A23 ध्यान दो 23 मतलब कौन सा 21 22 23, ये A23 प्लस A24 देखो कितना है 0, कितना आएगा हो, ध्यान दो जरा, A23 21 22 23 9 और 24 कितना हो गया 0, तो वैल्यू कितनी आएगी 9। कुछ इसमें कुछ इंट्रीज में गड़बड़ दे दिया है, A23 and 24 कुछ क्वेश्चंस को गलत लिख दिया गया है। A23 A21 और ये 22 A23, ये हो गया 9 और 24 जो हो गया वो कितना हो गया 0, तो 9 प्लस 0 तो कोई आ ही नहीं रहा है इसमें से इंट्रीज। ठीक ना, इसमें से कुछ गड़बड़ लिख दिया है ये A24, जो देखिए इसमें कुछ सही तो नहीं है,
24 की इंट्रीज कुछ गड़बड़ हो गई है, 24 की इंट्रीज कुछ गड़बड़ हो गई है। ठीक है, क्वेश्चन में A24 की इंट्रीज कुछ गड़बड़ है। रुक जाओ, हम देख ही लेते हैं, जहां से क्वेश्चन आया है वहां से देख लेते हैं, क्योंकि वो कुछ मैच नहीं कर रहा है ना। मैच नहीं कर रहा है तो कैसे काम करेंगे? आप क्या करोगे जब उसमें कुछ मैच ही नहीं करेगा? ये है 7वां नंबर का क्वेश्चन। रुक जाइए रुक जाइए, ये यहां पर एंट्री देखो, बुक में जो दिया गया है वो हमने देख लिया। ये वाली एंट्री 6 है, ये 0 नहीं है, ये 6 है। वो कह रहे हैं कुछ गड़बड़ लिखा है। ठीक है, वो एंट्रीज जो है, ध्यान दो, यहाँ फिर से हम लिख दे रहे हैं इसको। ये जो यहाँ पर एंट्रीज ये गड़बड़ हो गया था, हमने देखा नहीं, ये 6 है, ये 0 नहीं है, 6 है। ठीक है, तो A23 और 24 यानी 6 जोड़ना है। तो 9 10 1 15 हो गया। ये देखो 15, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 15 आ जाएगी। अब 15 देखो कहाँ है, 15 ये है, तो 15 की वैल्यू का 31 A31 A32, तो A32 देखो कहाँ कहीं लिखा है, A32 ये। बात समझ गए होंगे कि A आपको वैल्यू दिया है कि अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो इसमें से कौन सी इंट्रीज मिल रही है। तो 15 वैल्यू आ रहा है 9 6 15, तो यानी कि 15 किस स्थान पे है, किस पोजीशन पे? ये 31 A32 A32। ठीक है, वो क्वेश्चन में गड़बड़ी था, इसलिए तो हम कहे कुछ गड़बड़ दिख रहा है हमको। ये देखो, हाउ मेनी मैट्रिसेस आर पॉसिबल ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2 विथ द नंबर ऑफ 0 1 एंड 2 सच दैट ईच एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स इज नॉन जीरो। जीरो देने का कोई मतलब नहीं है, सारी इंट्रीज को क्या कहा है, नॉन जीरो होना चाहिए। तो कितने एलिमेंट? 2, अभी बताया 2। ऑर्डर कितना? 2 क्रॉस 2, यानी कि कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4। तो इसका मतलब कितने एलिमेंट में से 2 में से 4 एलिमेंट लेना है, तो 2 टू पावर कितना 4। ठीक है, ये देखो जीरो का कोई मतलब नहीं है। क्या कह रहा है कि सारे इंट्रीज क्या होने चाहिए, नॉन जीरो होने चाहिए। तो जीरो का कोई मतलब ही नहीं हुआ, 1 2 से ही सारे को भरना है। तो 4 एलिमेंट को भरना है, किसके द्वारा? 2 के द्वारा। तो 2 टू पावर क्या 4, इतने पॉसिबल मैट्रिसेस होंगे, 2 टू पावर 4। ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी ए रो मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली रो मैट्रिक्स। ये देखो ऐसे अगर लिख दें A12 A13 ऐसे, तो क्या इसमें एक रो ही तो है। अगर ऐसे मान लिया लिख दें A21 A31 ऐसे, तो ये क्या है, एक कॉलम है, एक रो है, एक कॉलम है। तो अगर केवल कॉलम है, एक कॉलम है तो उसे कॉलम मैट्रिक्स, और एक रो है तो उसको क्या कहते हैं, रो मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक ना, 1 क्रॉस 3 तो 1 रो। रो मैट्रिक्स तब कहते हैं जब उसमें केवल और केवल क्या हो, एक रो हो। ठीक है, 2 रो हो गया तब तो 3 रो हो गया, तो वो आपका एक से ज्यादा रो हो गया ना। तो रो मैट्रिक्स कैसे कहेंगे? रो मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसमें केवल और केवल एक ही रो हो। कॉलम मैट्रिक्स उसे कहते हैं जिसमें केवल और केवल एक कॉलम हो, कॉलम स्तंभ एक हो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखो। 10 देखो क्या लिखा है, दी मैट्रिक्स इतना इज ए कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम होता तो एक कॉलम होता ना, तो यहां तो 3 ठो है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, यह नहीं है क्योंकि 3 क्रॉस 3 होता, तब कब बात करते हैं। रो मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 क्रॉस 3, ये भी नहीं है। स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, देखो स्क्वायर मतलब क्या होता है, जितने रो हो उतने ही कॉलम हो। ध्यान दो, जब किसी मैट्रिक्स में जितने रो होते हैं उतने ही कॉलम हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, जितने रो उतने कॉलम, तो कितने रो हैं देखो, कॉलम कितने 1 2 3, रो कितने 1 2 3, 3 रो 3 कॉलम, यानी 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है। इसके रो और कॉलम की संख्या सेम है, यानी कि ये क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। कितने ऑर्डर का है, 3 ऑर्डर का। ठीक है, बात को समझ लेना। अगर कॉलम मैट्रिक्स होता तो यानी कि ऐसे लिखा होता, एक कॉलम
रो मैट्रिक्स होता तो ऐसे लिखा होता एक रो में, ठीक है ना, क्लियर। ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम विथ एलिमेंट ए आई ए, देन उसको कैसे लिखोगे? स्क्वायर मैट्रिक्स है तो देखो इसमें कुछ गलत लिखे हैं फिर ऑप्शन में, ए आई जे, देखो ए आई जे स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम विथ एलिमेंट ए आई जे, देन इसको हम लिखेंगे, अब चाहे यहां एन को यम करो चाहे यहां पर एन को यम करो, ये लिखेंगे ना, ए आई जे यम क्रॉस एम, यही तो लिखोगे। जब आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसके रो और कॉलम की संख्या क्या होगी? सेम होगी, तो उसे हम कैसे लिखते हैं? यम क्रॉस यम का लिखते हैं, और यम क्रॉस यम का मैट्रिक्स है तो कैसे लिखोगे? इसी तरह से तो यम क्रॉस यम, ठीक है। तो ध्यान दे लो, ये दोनों में फिर से एक बार गलत लिखा है, यहां एन, या तो यहां यम हो चाहे यहां यम हो, ये आंसर होगा, ठीक है। तो चाहे ए होगा चाहे सी होगा, लेकिन ध्यान से ए या सी में से या तो यम यम ये लिखा होगा या तो यम यम ए लिखा होगा। चलिए, सेड टू बी ए डायगोनल मैट्रिक्स इफ, डायगोनल मैट्रिक्स देखो क्या होगा, डायगोनल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसके सारे एलिमेंट्स जीरो, केवल डायगोनल वाले एलिमेंट्स हमको दिखाई दें। क्या दिखाई दें? डायगोनल वाले। तो डायगोनल मैट्रिक्स कब होगा? ए स्क्वायर मैट्रिक्स, फिर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो यम क्रॉस यम होगा ना, यम क्रॉस एम स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स जब होगा तो उसके रो एंड कॉलम दोनों सेम होंगे, ये एम एन नहीं। ऑल इट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट आर नॉन जीरो, पहले खत्म हो गया, नहीं। ऑल इट्स डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो, यह बात खत्म हो गई। ऑल इट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो, दैट इज इतना, व्हेन आई इज नॉट इक्वल टू जीरो, हाँ ठीक है। बस ये एलिमेंट, यानी कि आपकी ये देखो A11, A22, A33, ऐसे जो ये एलिमेंट है वही नॉन जीरो होने चाहिए। बकिया इसके नीचे जितने एलिमेंट हैं, इधर जो एलिमेंट है मतलब 3 है कि 4 है वो आपको देखना पड़ेगा, जितने भी रो जितने भी कॉलम हो सब जीरो होने चाहिए, केवल और केवल किसको छोड़कर? डायगोनल को छोड़कर, ठीक है। तो ऑल इट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो, दैट इज बी आई जे इक्वल टू जीरो व्हेन आई इज नॉट इक्वल टू जे। 1 1 2 2 3 3 4 4 ये सब एलिमेंट को छोड़कर बकिया जितने हैं सब क्या हो जाए? जीरो हो जाए, तो उसे क्या कहते हैं? डायगोनल, ठीक है। चलो, टू मैट्रिक्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल इफ दे आर ऑफ सेम ऑर्डर एंड फॉर ऑल आई एंड जे। दो मैट्रिक्स को हम लोग इक्वल कब कहते हैं? ऐसे लिखा है, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ऐसे जितने ऑर्डर का ये है इतने ऑर्डर का दूसरा भी मैट्रिक्स होना चाहिए। कैसे? B11, B12, B13, B21, B22, B23, B31, B32 और B33, ऐसे जितने ऑर्डर का ये है उतने ही ऑर्डर का ये होना चाहिए। तो दोनों को बराबर कब कहते हैं? जब पहला पहले के बराबर हो, दूसरा दूसरे के बराबर हो, तीसरा तीसरे के बराबर हो, फिर यहाँ वाला यहाँ के बराबर हो, ये वाला इसके बराबर हो, ये वाला इसके बराबर हो, ये वाला इसके बराबर हो, यानी कि करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सारे क्या होने चाहिए? बराबर, ठीक ना। ऑर्डर बराबर हो और करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या हो जाएं? बराबर हो जाएं, तब हम कहते हैं कि दो मैट्रिक्स क्या होंगे? बराबर होंगे। तो यानी कि ए आई जे की वैल्यू बी आई जे के क्या होगा? बराबर होगा, सभी आई जे के लिए। तो ए आई जे बराबर बी आई जे, ठीक है। 13 नंबर ए आई जे बराबर क्या होगा? बी आई जे, ठीक। चलो अगला देखो, द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी फॉर्म द फॉलोइंग मैट्रिसेस। आपको ये देखना है, आपको बताना है कौन कौन सी ऐसी वैल्यू हो सकती है, ठीक है। तो आपको अभी बताया इक्वल मैट्रिक्स है तो इक्वल आप कर सकते हो, इसको इसके इक्वल करो, इसको इसके इक्वल करो, चाहे आप इससे वैल्यू को देख करके भी लिख सकते हैं बाई ऑप्शन। जैसे
ए की वैल्यू 1 2 ले लो, तो 1 2 लोगे तो कितना आएगा 2 2 4 आ रहा है। ए की वैल्यू 1 ले लिया और बी की वैल्यू 2 ले लिया, तो कितना हो गया 2 2 4 3, ये सही है। अब इस पे आ जाओ, सी की भी 5 3 15 माइनस 4 सही है, 4 3 12 और 3 चौक के 12 24, यो सही है, ऑप्शन यही सही है, बस काम खत्म। ऐसे भी देख सकते हो। नहीं तो आपको भी बताया दो मैट्रिक्स बराबर कब होते हैं, जब उसके करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर हो। क्या करेस्पॉन्डिंग क्या होगा, 2a प्लस बी बराबर किसके 4 के, a माइनस बी बराबर कितने -3 के, 5c माइनस डी बराबर 11 के, और 4c प्लस 3d बराबर किसके 24 के। अब इसको सॉल्व करके वैल्यू निकालो। तो जब हम लोगों के पास ऑप्शन दिखाई दे रहा है तो एग्जाम में तो हमें आंसर से मतलब है, तो हम लोग सॉल्व काहे करने जाएं। ऐसा इसमें ए और बी की वैल्यू देख लें जो इस दोनों को संतुष्ट करता हो, सी और डी की वैल्यू देख लें जो इसको संतुष्ट करता हो। तो पहले वाला संतुष्ट कर गया तो काहे आगे आप काम करोगे। ठीक है, पहले ए की वैल्यू 1 बी की वैल्यू 2 देखो उसको संतुष्ट कर रहा है, ए की वैल्यू 1 बी की वैल्यू 2 इसको भी संतुष्ट कर रहा है, सी की वैल्यू 3 और डी इसको संतुष्ट कर रहा है, और यही वैल्यू इसको संतुष्ट कर रहा है। तो काहे सॉल्व करने जाओगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का मतलब यही होता है कि देख करके तुरंत आपको ऑप्शन से काम कर देना। ठीक है, ये सॉल्व कर दीजिए। चलिए 15 देखो क्या है। ये देखो ये मैट्रिक्स है 0 0 5 0 5 0 5 0 0। अगर यही ऐसे लिखा होता, ध्यान दो, 5 0 0 0 5 0 0 0 5 ऐसे, तो ये जो होता क्या होता, डायगोनल मैट्रिक्स होता। अभी आपको बताया है कि डायगोनल वाले एलिमेंट नॉन जीरो होने चाहिए। डायगोनल वाले एलिमेंट क्या होने चाहिए, नॉन जीरो होने चाहिए बस। ठीक है, लेकिन ये देखो उल्टा दे दिया है, तो इसको आप नहीं कह सकते, स्केलर भी नहीं कर सकते, यूनिट भी नहीं कह सकते। यूनिट में 1 1 होता है, ये भी नहीं होगा, केवल क्या होगा स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। 3 क्रॉस 3 का है, देखो 1 2 3 रो 3 कॉलम, तो कितना हो गया 3 क्रॉस 3, रो एंड कॉलम की संख्या सेम है, तो इसलिए डायगोनल स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है ना तो यूनिट होगा, यूनिट होने के लिए ये ऐसे लिखा हो, यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ 1 हो, तीनों जगह क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। और दूसरी बात डायगोनल होने के लिए, हाँ ये इंट्रीज कुछ भी हो जाए तो ये भी हो जाता, लेकिन ये तो इस फॉर्म में दिया है तो कोई नहीं हो तीनों में से। ठीक है ना, केवल क्या है स्क्वायर मैट्रिक्स है। चलिए आगे बढ़िए, ये बताओ फॉर द फॉलोइंग मैट्रिक्स इक्वेशन मैट्रिक्स इक्वेशन द वैल्यू ऑफ एक्स इज, क्या लिखते हो यार, कुछ क्वेश्चंस में वैल्यू को फिर गड़बड़ लिख दिए। फॉर्म द फॉलोइंग मैट्रिसेस, रुक जाओ एक बार बता देते हैं, उसको हमने देखा था लेकिन क्या नंबर है 16 नंबर। सही, एक्स की वैल्यू है, केवल एक्स की वैल्यू पूछो, सही है, सही क्वेश्चन है, कोई गलत नहीं। ठीक है, इसने पूछा एक्स की वैल्यू, तो इक्वेट करते हो, इक्वेट कैसे करोगे, एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी 3, 4 तो 4 के बराबर है, 5 5 के बराबर, 3y किसके बराबर, तो 3y देखो 6 के बराबर, और x प्लस वाई बराबर किसके 3 के। तो आपसे x की केवल वैल्यू पूछा, कोई बात नहीं, 3 दूनी 6, तो y की वैल्यू कितनी हो गई 2, तो x प्लस 2 बराबर 3 है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी, बात खत्म। ज्यादा कुछ आपको दिमाग ही नहीं लगाना है। ठीक है, केवल x की वैल्यू पूछा था। फॉर द फॉलोइंग मैट्रिक्स इक्वेशन द वैल्यू ऑफ x इज, तो y की वैल्यू इससे निकल गया, और x प्लस वाई बराबर 3 है, y की वैल्यू 2 है, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 1 हो गई। ठीक है, बात समझ में आ गई, आगे बढ़ जाओ फटाफट। ठीक है, इफ दिस देन द वैल्यू ऑफ x y एंड z, तो इसको करने के लिए देखो, ये भी देखो, ये 3 क्रॉस 1 का मैट्रिक्स ये भी है, और ये भी 3 क्रॉस 1 का है। ठीक है ना, तो इक्वेट कर दीजिए, x माइनस वाई माइनस जेड बराबर 0, माइनस वाई प्लस जेड बराबर कितना 5, और जेड बराबर कितना 3,
तो जेड की वैल्यू पहले 3 आ गई, तो जेड की वैल्यू 3 रखो तो माइनस वाई प्लस 3 बराबर 5, तो माइनस वाई बराबर 2, तो वाई बराबर कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। जेड बराबर 3, वाई बराबर -2, और ये हो गया तो x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू रख दो, x y की वैल्यू -2 यानी 2, और ये 3 है बराबर 0, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -5 आनी चाहिए। x की वैल्यू x माइनस वाई माइनस जेड इक्वल टू 0, यानी x बराबर हो जाएगा ना y प्लस जेड। तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, -2 आई है, और z की वैल्यू कितनी आई है, 3 आई है, उल्टा लिख दिया था, ये वैल्यू 1 x की वैल्यू। ठीक है, तो देख लो x की वैल्यू 1 कहाँ कहाँ है, पहले में है, और पहले में, हाँ पहले में, और y की वैल्यू -2, z की वैल्यू 3 है। इक्वेट कर दीजिए, काम खत्म। ठीक है, बात समझ गए होंगे। दो मैट्रिक्स बराबर तब हो जाए जब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या हो जाएं, बराबर हो जाएं। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को बराबर कर करके उसको इक्वेट कर दीजिए, काम खत्म। ठीक, सही है, ये मैट्रिक्स का कंडीशन होता है। चलिए 18 नंबर देखिए क्या है। इफ ए बराबर ए आई जे एंड बी बराबर बी आई जे आर टू मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर, से m cross n, then the sum of two matrix A and B is defined as a matrix Cij। जब ये जितने ऑर्डर का है उतने ऑर्डर का ये भी होगा m क्रॉस n, तो इन दोनों का योग भी क्या होगा, सेम ऑर्डर का होगा। जितने ऑर्डर का ये है उतने ऑर्डर का ये होना चाहिए, तो दोनों का योग भी उतने ऑर्डर का होगा। और योग कैसे होता है देखो, फिर से हम आपको एक बार बता दें, A11, A12, A13, A21, A22, A23 मान लिया 2, ये है। इसका योग हम कर रहे हैं किससे, B11, B12, B13, B21, B22, B33, ऐसे है। तो देखो जितना ऑर्डर इसका है 2 क्रॉस 3, इसका भी उतना है। तो योग कैसे करते हैं हम लोग, बोलो योग कैसे होता है। पहला पहले के साथ, यानी कि A11 प्लस B11, दूसरा दूसरे के साथ, यानी कि A12 प्लस B12, तीसरा तीसरे के साथ, यानी कि A13 प्लस B13, फिर ये A21 प्लस B21, फिर क्या होगा A22 प्लस B22, A23 प्लस A22 B22, और A23 प्लस B23, ऐसे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को जोड़ा जाता है। तो देखो Cij ऐसे डिफाइंड है, इसका मतलब करस्पॉन्डिंग, तो इसका Aij इसके Aij से Cij बराबर कितना हो जाएगा, Aij प्लस Bij से जोड़ दिया जाएगा, मतलब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जोड़ा जाएगा। तो Cij बराबर Aij प्लस Bij, Aij प्लस Bij। ठीक है, योग में आपका यही कंडीशन होता है। योग में हम लोग इसी तरीके से करते हैं कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जोड़ा जाता है। और योग तभी पॉसिबल है, योग या डिफरेंस, जब दो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो। ऑर्डर मान लिया इसका m क्रॉस n कर दिया हो, एक का m क्रॉस n कर दिया और दूसरे का n क्रॉस m कर दिया, कहा दोनों का योग बताओ, तो योग पॉसिबल नहीं है जब तक कि दोनों का ऑर्डर सेम ना हो। कह दे ये m क्रॉस n का है, ये n क्रॉस m का है, दोनों का योग पॉसिबल तभी और तभी होगा जब क्या हो जाए, n और m की वैल्यू आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए। ठीक है, तभी आप योग कर सकते हैं। क्लियर, चलिए आगे बढ़िए, अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। अब ये दो मैट्रिक्स लिखे हैं A और B, तो कहा है A प्लस बी करो। तो अभी आपको बताया कि A प्लस बी करने में क्या होता है, ध्यान दो। A प्लस बी में क्या करते हो, कैसे करते हो, पहला पहले के साथ, तो 2 एक के साथ जोड़ा जाएगा, 3 कहाँ दिख रहा है, सब में दिख रहा है। 4 3 के साथ 7, दूसरा वैल्यू 7 होना चाहिए, यानी कि ये कैंसिल हो गया, दूसरे में 7 यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है। तीसरे में कितना होगा, 1 कहाँ आ रहा है, देखो यही में केवल 1 है, इसमें तो इसमें भी है, सॉरी इसमें भी 1 है।
और दूसरे को जोड़ दो, 5 2 7, 7 आना चाहिए, इसमें 3 दिया है यानी ये होगा, ये नहीं होगा। जोड़ने का यही वैल्यू होता है। बात समझ गए होंगे? ठीक, चलिए आगे बढ़िए। चलिए 20वां क्वेश्चन देखिए, कह रहा इन दोनों को जोड़िए तो क्या होगा। इन दोनों को जोड़ा जाए तो क्या होगा बताओ। इन दोनों को जोड़ा जाए तो देख लो अपने आप, देखो जोड़ा गया है तो 11 है और 12 है, कितना हो गया 23। कहां है, जोड़े गया है ना, जोड़ा ही गया है 20। एक मिनट कुछ गलत है, क्योंकि जो जोड़ने पर आना चाहिए वो दिख नहीं रहा है। क्या नंबर का है 20। एक मिनट हम देख लेते हैं ना। बारह 7 6 8 0 5 क्या लिख दिए हो यार, आंसर अबे पहले वाले के लिख दिए हैं वो। यहाँ है देखो गलत लिखा है, यहाँ -1 है इंक्रीज, सही कर दीजिए। -1 है और यहाँ 4 है, ये जानते हैं यहाँ वाला यहाँ उठा के लिख दिए हैं, और यहाँ -6 है, ध्यान नहीं दिए हो, हमने भी ध्यान नहीं दिया। ये 1 है, ये 4 है, -6 है। दूसरा 16 5 11 है, 8 5 16 है, 8 5 16 है, और दूसरा रो है 2 8 5 है, 2 8 और 5 है, ठीक है ना। 12 7 6 8 0 5 3 2 4, अब सही है तो जोड़ दीजिए। 12 में -1 जोड़ा जाएगा तो 11 आएगा, 11 सब में है। अब दूसरा जोड़ दो, 7 4 11, 11 दूसरे में है। अब तीसरा 0 होना चाहिए, दूसरे में है। 11 पहला 11 दूसरा 11 और 0, तो देखो इसमें और उसमें है, ये दोनों गए, ठीक है। अब आ जाओ तीसरे पे, 8 8 16 है, यहाँ भी है 8 8 16, वहां भी है। दूसरा जोड़ो 5 है, यहाँ भी 5 है, वहां भी 5 है। तीसरा जोड़िए 16 और 5, 16 4 20 21, 21 है, यहाँ 11 है, यह कैंसिल हो गया, यही बचा, ठीक है। वो गलत एंट्री, यहाँ वाली एंट्रीज यही